हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MGSU SP क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ एक महामैराथन क्लास जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की, जो कि लिंग विद्यालय और समाज का एक आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर या BA बीएड या BSc बीएड का जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उन सब के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये क्लास विशेष रूप से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय या कोई भी अन्य विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है जिसके ये सब्जेक्ट लगता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, क्योंकि बीएड का जो सब्जेक्ट होता है वो कॉमन होता है और NEP 2020 के आधार पर या उसके शिक्षा नीति के आधार पर चलता है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक जरूर करें ताकि हर क्लास आपके लिए टाइम टू टाइम मिल सके। और आप जिसको भी इसकी PDF लेनी है वो आप इस नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं, आपके जो नंबर दे रखे हैं, या आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको कमेंट के अंदर पिन की हुई है या डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे तो आपको वहां से नोटिफिकेशन या आपको मिल जाएगा। तो सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए ताकि आपके परीक्षा के अंदर अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन रहने वाला आपके लिए कि जेंडर की सामाजिक निर्मिति से क्या समझते हैं, परिवार, विद्यालय तथा समाज की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जेंडर की सामाजिक निर्मिति का आशय यह होता है विद्यार्थियों कि स्त्री और पुरुष के बीच केवल जैविक भिन्नता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि समाज उनके लिए अलग अलग भूमिकाएं, अपेक्षाएं, व्यवहार और उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। यही सामाजिक प्रक्रिया जेंडर का निर्माण करती है। इस प्रकार जेंडर जन्मजात नहीं होकर सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थितियों का क्या करता है, परिणाम होता है। फिर आता है इसके अंदर परिवार की भूमिका क्या है। तो परिवार जेंडर निर्माण की प्रथम संस्था होती है। क्या होती है विद्यार्थियों? परिवार जेंडर निर्माण की प्रथम संस्था होती है। बालक और बालिका को बचपन से ही अलग प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं। लड़कों को साहसी बनाया जाता है, स्वतंत्र करवाया जाता है, निर्णयकारी बनने की प्रेरणा दी जाती है। और उसके साथ साथ जबकि लड़कियों को विनम्र यानी आज्ञाकारी, घरेलू कार्यों में दक्ष बनाना, हर कार्य में उनको एक अच्छा निपुण बनाना क्या की जाती है, उपेक्षा की जाती है। उसके साथ खिलौनों, वस्त्रों, व्यवहारों आदि संबंधी निर्देशों में क्या होते हैं, भेदभाव होता है। जैसे आप देखते होंगे आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़कियों के खिलौने गुड़िया होती है या मान लो छोटे वस्त्रों के खिलौने होते हैं, वहीं अगर लड़कों की बात करें तो वो गाड़ी लाते हैं या मान लो ट्रक जैसे खिलौने देखने को ज्यादा इच्छुक रखते हैं। फिर बात करें कि विद्यालय की भूमिका क्या होती है इसमें, तो विद्यालय समाजीकरण का औपचारिक माध्यम होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? विद्यालय समाजीकरण का औपचारिक माध्यम है। यहाँ पाठ्य पुस्तकों, शिक्षकों के व्यवहार और साहसी समूह के माध्यम से जेंडर भूमिका सुदृढ़ होती है। यदि पाठ्य पुस्तकों में पुरुष को अधिकारी और स्त्री को केवल गृहिणी के रूप में चित्रित किया जाता है तो बालकों में वही धारणा विकसित होती है। शिक्षक का व्यवहार भी महत्वपूर्ण है और यदि वह बालकों को अधिक अवसर देता है तो लैंगिक असमानता और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है समाज की भूमिका। तो समाज की भूमिका से पहले जिसको भी PDF लेनी है वो आपको नंबर दे रखे और आप उन पर मैसेज करिए, नाम मात्र शुल्क में आपको PDF उपलब्ध करवा दी गई। फिर समाज की भूमिका देखें तो समाज परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से जेंडर निर्माण करता है। समाज में पुरुष को शक्ति, अधिकार और नेतृत्व से जोड़ा जाता है, जबकि स्त्री को सेवा, त्याग और मर्यादा से, विवाह, उत्तराधिकारी, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में अवसरों की असमानता इसी सामाजिक संरचना का परिणाम मानी जाती है विद्यार्थियों। फिर बात करते हैं इसके प्रभाव की। तो इसका प्रभाव क्या रहने वाला है? तो जेंडर की सामाजिक निर्मिति व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करती है। इससे स्त्री पुरुष के बीच असमानता उत्पन्न होती है और समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत होती है विद्यार्थियों। अतः स्पष्ट होता है कि जेंडर प्राकृतिक नहीं है बल्कि सामाजिक निर्माण है। परिवार, विद्यालय और समाज यदि असमानता या समानता आधारित दृष्टिकोण अपनाए तो जेंडर भेदभाव को कम किया जा सकता है और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव हो जाती है। यह था आपके लिए लघुत्तरार्धक पहला क्वेश्चन। फिर आएगा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जेंडर रूढ़िबद्धता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके सामाजिक एवं शैक्षिक दुष्प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अगर जिस विद्यार्थियों को रूढ़िवादी शब्द का तात्पर्य बताए यानी रूढ़िवाद क्या होता है तो वह इस प्रश्न को पूरा अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुने, लैंग्वेज को अपने आधार पर डालकर प्रश्न के अंदर उत्तर अच्छे से लिख कर आए तो आपके बहुत ही ज्यादा नंबर अच्छे आने वाले। तो जेंडर रूढ़िबद्धता से आशय उन स्तर और पूर्व निर्धारित धारणाओं से
जिनके आधार पर समाज स्त्री और पुरुष के व्यवहार, गुण, क्षमता और कार्य क्षेत्र निर्धारित कर देता है। जैसे मान लेना कि पुरुष संभवतः साहसी, बुद्धिमान और नेतृत्वकारी होते हैं तथा महिलाएं भावुक, कोमल और घरेलू कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी धारणाएं वास्तविक योग्यता पर आधारित नहीं होकर सामाजिक परंपराओं पर आधारित होती है। फिर आता है सामाजिक दुष्प्रभाव। अगर सामाजिक दुष्प्रभाव की बात करें, जैसे जेंडर रूढ़िबद्धता समाज में असमानता को जन्म देती है। इसमें महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित होती है तथा उन्हें निर्णय लेने के अधिकार से वंचित किया जाता है। बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा तथा रोजगार में भेदभाव जैसी समस्याएं इसी सोच से जुड़ी है। यह रूढ़िबद्धता पुरुषों पर भी प्रभाव डालती है क्योंकि उनसे हमेशा कठोर, निर्भीक और भावना रहित होने की अपेक्षा की जाती है। शैक्षिक दुष्प्रभाव की बात करें तो विद्यालयों में जेंडर रूढ़िबद्धता बालकों और बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करती है। प्राय मान लिया जाता है कि विज्ञान और गणित लड़कों के विषय जबकि कला और गृह विज्ञान लड़कियों के विषय होते हैं। इसमें बालिकाओं की प्रतिभा का समुचित विकास नहीं हो पाता है विद्यार्थियों। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें तो पाठ्य पुस्तकों में भी यदि महिलाओं को केवल रसोई या घरेलू भूमिकाओं तक सीमित दिखाया जाए या विद्यार्थियों के मन में सीमित धारणाएं बनती है कि शिक्षक भी कभी कभी अनजाने में लड़कों को अधिक अवसर देते हैं, जिससे असमानता बढ़ती जाती है विद्यार्थियों। फिर देखते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव। कैसे मनोवैज्ञानिक? तो रूढ़िवादी धारणाएं अंधविश्वास या आत्मविश्वास को कमजोर करती है। एक तो रूढ़िवादी धारणाएं कौन सी होती है? जो प्राचीन धारणा वाले लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, आगे पढ़ाई क्या करनी है, 8वीं तक बहुत ज्यादा होती है पढ़ाई। ऐसी धारणाएं जो होती है वो क्या होती है? रूढ़िवादी धारणाएं। और गलत सोच पर जैसे कि अपना हट पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं इस दिन ये काम होना चाहिए। ये जो कार्य होते हैं वो पुरानी धारणाओं के लोग जो होते हैं वो गलत सोच के आधार पर ये कार्य करते रहते हैं। फिर बालिकाएं स्वयं को कम समक्ष करने लगती है जबकि बालक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करने लगते हैं, जिससे व्यक्तित्व विकास बाधित हो जाता है विद्यार्थियों। फिर इसका समाधान कैसे? इसका समाधान यही है कि विद्यालयों में जेंडर संवेदनशील शिक्षा, समतामूलक पाठ्यक्रम, समान अवसर तथा जागरूक शिक्षा की समस्या को हल कर सकते हैं और समाज को भी रूढ़ धारणाओं से ऊपर उठना होगा। इस प्रकार जेंडर रूढ़िबद्धता सामाजिक प्रगति में बाधक है। समानता, न्याय और मानव गरिमा पर आधारित शिक्षा ही इसके दुष्प्रभाव को दूर कर सकती है। फिर तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है कि महिला शिक्षा के संदर्भ में समान अवसर की अवधारणा स्पष्ट करो। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिला शिक्षा में समान अवसर क्या है? तो महिला शिक्षा में समान अवसर का अर्थ होता है कि बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, विद्यालय में टिके रहने, अपनी क्षमता विकसित करने तथा उच्च शिक्षा तक पहुंचने के समान अवसर प्रदान हो। समान अवसर का तात्पर्य केवल विद्यालयों में प्रवेश देना नहीं होता बल्कि ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करनी होता है जिनसे वे बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सके। समान अवसर का महत्व की बात करें तो शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और अधिकार संपन्न बनाती है। शिक्षित महिला परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देती है। इसलिए महिला शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं होती बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार बनती है विद्यार्थियों। फिर समान अवसर में बाधाओं की बात करें तो भारतीय समाज में अनेक कारण महिलाओं को शिक्षा देने से वंचित करते हैं। गरीबी हो गई, बाल विवाह हो गया, घरेलू कार्यों का बोझ हो गया, सामाजिक रूढ़िवादियां हो गई, सुरक्षा का अभाव हो गया, परिवार की नेगेटिव सोच हो गई। ये प्रमुख क्या होती है? लड़कियों को आगे बढ़ने में, लड़कियों को पढ़ाने में, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने में क्या करती है? बाधाएं उत्पन्न होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी, आवश्यक सुविधाओं का अभाव यानी कमी होना बालिकाओं की शिक्षा में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन आज भारत की सरकार ने महिलाओं को ऐसे अवसर प्रदान कर दिए ताकि महिला स्वावलंबी बने, महिला कोई वाहन का प्रयोग करके कहीं से कहीं जा सकती है। आज हम देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में या सरकारी नौकरियों के अंदर आज 50% से अधिक भी क्या होती है? हमें महिलाएं देखने को मिलती है। आज देश का नेतृत्व है, आज अगर दिल्ली की सरकार की बात करें तो आज एक महिला नेतृत्व कर रही है, बल्कि आज अगर देश के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी आज एक महिला है। इसलिए आज का समय और आज से पहले का समय महिला के दौर का एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं समान अवसर के आयाम की विद्यार्थियों। तो समान अवसर का आयाम, पहला पॉइंट इसके अंदर प्रवेश में समानता यानी बालक और बालिका दोनों को समान रूप से विद्यालय में प्रवेश मिले। दूसरा, अवसरों में समानता, खेल, पुस्तकालय, विज्ञान, प्रयोगशाला तथा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में समान भागीदारी हो और उपलब्धि में समानता। चौथा है उच्च शिक्षा तक पहुंच यानी व्यावसायिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा में भी समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। फिर आता है संवैधानिक और
नीतिगत आधार की अगर बात करें तो भारतीय संविधान समानता का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है। छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, साइकिल वितरण योजना जो कि कक्षा 9 के अंदर दी जाती है, पाठ्य पुस्तकें सभी को वितरण की जाती है और छात्रावास जैसी योजनाएं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, गार्गी पुरस्कार हो गया या भी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हो गया, ऐसी अनेक धारणाएं बालिका जन्म के समय कई लाखों रुपए बालिकाओं को एक लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जाते हैं। वो भी आपको ऐसी कुछ जानकारी होनी चाहिए ताकि आप परीक्षा के अंदर लिख कर आ सके। महिला शिक्षा में समान अवसर का उद्देश्य केवल साक्षरता बढ़ाना नहीं होता, बल्कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। जब तक शिक्षा में वास्तविक समानता स्थापित नहीं होगी तब तक समतामूलक समाज की स्थापना संभव नहीं है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय के स्त्रीकरण से आपका क्या आशय है, इसके कारणों और प्रभावों का विवेचन कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला आपके लिए। शिक्षण व्यवसाय के स्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा क्षेत्र विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज विद्यालयों में महिला शिक्षकों की संख्या पहले की अपेक्षा अधिक दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी विद्यालय के अंदर जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर चले जाओ, आपको अध्यापकों से ज्यादा आपको अध्यापिका देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आज अध्यापिका बढ़ रही है, उनको सरकार ऐसे अवसर प्रदान कर रही है ताकि वो आगे आ सके, ताकि उनको ऐसे अवसर मिल सके, ताकि संख्या में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो सके। फिर ये सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण संकेत है। फिर स्त्रीकरण के प्रमुख कारण की बात करें तो पहला आता है सामाजिक स्वीकृति, यानी शिक्षण कार्य को समाज महिलाओं के लिए सम्मानजनक तथा सुरक्षित व्यवसाय मानता है, इसलिए परिवार भी महिलाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर दूसरा पॉइंट है कार्य की प्रकृति, यानी विद्यालय कार्य समयबद्ध होता है, इससे महिलाएं पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ साथ अपने पैसे को संतुलित कर पाती है। तीसरा आता है महिला शिक्षा का प्रसार होना विद्यार्थियों, यानी शिक्षा के विस्तार से अधिक महिलाएं उच्च शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, जिससे शिक्षण में उसकी संख्या और ज्यादा बढ़ रही है। चौथा पॉइंट क्या है? सरकारी नीतियां, यानी सरकार ने महिला शिक्षकों की नियुक्ति को बढ़ावा दिया है, विशेषकर बालिका शिक्षा के प्रसार हेतु। फिर आता है पॉजिटिव प्रभाव, इसका क्या देखने को मिलेगा? तो पॉजिटिव प्रभाव आपको यही देखने का मिलेगा कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, महिला शिक्षकों की उपस्थिति से अभिभावकों को विश्वास बढ़ता है, बालिकाएं विद्यालय में अधिक सुरक्षित और सहज अनुभव करती है। संवेदनशील वातावरण, महिला शिक्षक बच्चों की भावनात्मकता, आवश्यकताओं को अधिक संवेदनशीलता से समझती है, जिससे विद्यालय का वातावरण सहयोगात्मक बनता है। सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो कार्यरत महिला शिक्षक समाज में स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अगर हम नेगेटिव अप्रोच की बात करें तो कभी कभी शिक्षण को केवल महिलाओं का व्यवसाय मान लिया जाता है विद्यार्थियों, जिससे यह धारणा बन जाती है कि पुरुषों की अपेक्षा भूमिका कम महत्वपूर्ण है। कुछ स्थानों पर महिला शिक्षकों को पदोन्नति, प्रशासनिक पदों तथा निर्णय निर्माण में पर्याप्त अवसर नहीं मिलते, जिससे लैंगिक असमानता बनी रहती है। शिक्षण व्यवसाय का स्त्रीकरण शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और महिला सशक्तिकरण का संकेत है, परंतु तब तक यह सार्थक होगा जब तक महिला शिक्षकों को केवल संख्या के आधार पर नहीं बल्कि नेतृत्व, निर्णय और नीति निर्माण में भी समान भागीदारी मिले। तो विद्यार्थियों, सभी क्लास को देखते रहिए कंटिन्यू। आपको आशा करता हूं कि ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, और जिस विद्यार्थी ने क्लास देख ली या पीडीएफ लेकर पढ़ लिया ना, आपके परीक्षा के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपको 80 से 90% देखने को मिलेंगे। हमारी संभावना है और हम ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं ताकि आपकी परीक्षा के अंदर ऐसा कंटेंट परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा, और आपको इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर आपको लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक और साथ में दीर्घ उत्तरात्मक जो पूरा सिलेबस कवर करने वाले प्रश्न उत्तर है आपको एक पीडीएफ के अंदर सारांश के रूप में, संक्षिप्त के रूप में आपको तैयार करके दिया जाता है। वो आपके 80 से 90% तक देखने को मिलेगा। साथ साथ में आपको ये क्लासेज मिलती है ताकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपको इसके अंदर करवा दी जाए, बाकी क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। पीडीएफ लेने का एक ही सिस्टम है, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, वहां से सीधा आप मैसेज करें, नंबर दे रखें, आपको नंबर देते ही आपको वहां से नाम मात्र शुल्क के अंदर पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिर आपके लिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि जेंडर समानता सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम कैसे है, स्पष्ट कीजिए। जेंडर समानता का अर्थ है स्त्री और पुरुष को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन में समान अवसर, समान अधिकार और समान प्राप्त होना। ये केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना का आधार है जिसमें किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में जेंडर समानता सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम मानी जाती है। सामाजिक परिवर्तन का अगर आधार की बात करें, जब समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर मिलते हैं तब सामाजिक संरचना अधिक न्यायपूर्ण बनती है।
परंपरागत समाज में महिलाओं को घर की 4 दीवारी तक सीमित रखा गया, जिससे उनकी प्रतिभा और क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। जेंडर समानता इस परिस्थिति को बदलती है और महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व और निर्णय निर्माण में भागीदारी प्रदान करती है। विद्यार्थियों, फिर शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन कैसे हुआ? तो शिक्षा जेंडर समानता का सबसे सशक्त माध्यम है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है तथा परिवार और समाज में पॉजिटिव परिवर्तन लाती है। और महिला शिक्षा से बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं को कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर महिला शिक्षित होगी तभी वो नेगेटिविटी को दूर करेगी और अपने बच्चों का भविष्य सुधारेगी और अपने होने वाले लड़कियों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। क्योंकि महिला अगर शिक्षित हो गई तो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का नाम रोशन करेगी और अपने देश का नाम भी रोशन करने वाली। विद्यार्थियों, फिर अगला पॉइंट है आर्थिक सशक्तिकरण। तो जब महिलाओं को आर्थिक अवसर मिलते हैं, यानी जब वे आत्मनिर्भर बन जाती है, खुद कमाने लग जाती है, परिवार की आय बढ़ने लग जाती है, तो समाज की उत्पादकता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। विद्यार्थियों, आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करती है, क्योंकि अगर कोई महिला खुद पैसे कमाने लग जाती है या परिवार की आय बढ़ाने लग जाती है तो किसी के लिए बोझ नहीं बनती और वह खुद स्वावलंबनी, आत्मनिर्भर बन जाती है, जिससे समाज का और भी ज्यादा विकास अधिक होने लगता है। फिर अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक विकास। तो जेंडर समानता लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। पंचायतों, स्थानीय निकायों तथा राजनीति में महिलाओं को भागीदारी से सामाजिक न्याय को बल मिलता है। इससे समाज में समावेशी विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है। मानसिकता में अगर परिवर्तन की बात करें तो जेंडर समानता केवल नीतियों से नहीं आती, यानी ऐसी नीति नहीं अपने बना दी और बोल दे कि महिलाओं को अधिकार प्रदान करो, उनको धरातल पर लाना पड़ता है। क्योंकि अगर सामाजिक सोच में परिवर्तन आएगा ना, तभी परिवार, विद्यालय, समाज समानता का मूल्य अपनाने लगते हैं, तभी स्थायी सामाजिक परिवर्तन संभव हो जाते हैं। अतः जेंडर समानता सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत तत्व है और यह समाज में न्याय, समान अवसर, मानव गरिमा और समावेशी विकास की स्थापना करती है। इसलिए आधुनिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जेंडर समानता की चेतना विकसित करना माना गया। विद्यार्थियों, तो जिसको भी क्लास अच्छी लग रही है सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, और आप सभी विद्यार्थी बताइए कि आप कहां कहां से क्लास को देख रहे हैं, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ अपने कॉलेज के ग्रुप के अंदर इस क्लास को शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी को मदद मिल सके। क्योंकि विद्या दानम लभते ज्ञानम, अगर आप शिक्षा का प्रसार करेंगे तभी उनको और भी ज्यादा हेल्प होने वाली है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, छिपा पाठ्यक्रम क्या है, इसका विद्यार्थियों के जेंडर दृष्टिकोण पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो छिपा पाठ्यक्रम से आशय उन अप्रत्यक्ष मूल्यों, व्यवहारों और अपेक्षाओं और सामाजिक संदेशों से है जो विद्यालय में औपचारिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विद्यार्थियों को अनजाने में प्राप्त हो जाते हैं। ये पाठ्य पुस्तकों में रूप में नहीं मिलता, बल्कि फिर भी विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, अनुशासन प्रणाली, गतिविधियां और सामाजिक संबंध इसके माध्यम बनते हैं। फिर आता है छिपे पाठ्यक्रम की प्रकृति। तो विद्यालय में बालक और बालिका के साथ अलग अलग व्यवहार करना, अलग अलग अपेक्षाएं और कार्य विभाजन छिपे पाठ्यक्रम के उदाहरण माने जाते हैं। यानी कक्षा में लड़कों को नेतृत्व के अवसर प्रदान मिलते हैं, जबकि लड़कियों को सजावट या सफाई जैसे कार्य दिए जाए, तो ये जेंडर आधारित संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचता है और उन्हें लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। दूसरा पॉइंट है जेंडर दृष्टिकोण का प्रभाव। तो छिपा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के मन में यह धारणा विकसित कर सकता है कि कुछ कार्य केवल पुरुषों के लिए उपयुक्त होते हैं और कुछ केवल महिलाओं के लिए होते हैं। इससे क्या होता है? जेंडर में रूढ़िबद्धता मजबूत हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, यदि विद्यालय कार्यक्रमों में मंच संचालन लड़कों को और सांस्कृतिक सजावट लड़कियों को दी जाए, जैसे आपको देखा होगा कि लड़कियों के जो डांस होता है वो कौन सिखाता है? बोलते हैं कि मैडम सिखाएगी, या मान लो जो मंच संचालन का कार्य करते हैं या नेतृत्व करने वाला काम करते हैं वो कौन करते हैं? टीचर लोग करते हैं। उनके अंदर क्या होता है? ऐसी भावनाएं हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये कार्य महिलाओं के होते हैं, ये कार्य क्या होते हैं? पुरुषों के होते हैं। इससे क्या होता है? लैंगिक असमानता पैदा हो जाती है। फिर आता है व्यक्तित्व विकास का प्रभाव। तो छिपा पाठ्यक्रम बालकों और बालिकाओं की आत्मधारणा को प्रभावित करता है। क्या करता है? आत्मधारणा को प्रभावित करता है। बालिकाएं स्वयं को कम सक्षम मान लेती है, जबकि बालक प्रभुत्ववादी व्यवहार सीख सकते हैं। यह स्थिति समानता की भावना को कमजोर करती है। विद्यार्थियों, फिर आता है इसके अंदर शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक यदि जेंडर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए तो समान अवसर दे, तो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त व्यवहार में भी समानता रखे, तो छिपे पाठ्यक्रम के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि जेंडर, जाति, वर्ग और धर्म के अंतर संबंधों का शैक्षिक परीक्षा में विश्लेषण कीजिए। यानी जेंडर क्या है, जाति, वर्ग, धर्म के संदर्भ, उनके संबंधों को क्या करना, अपने को विश्लेषण करना एक साथ में। जेंडर असमानता केवल स्त्री और पुरुष के भेद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र जैसी सामाजिक संरचनाओं में गहराई से जुड़ी हुई है। जब ये सभी कारक एक साथ कार्य करते हैं,
तब असमानता और अधिक जटिल हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जाति और जेंडर क्या है, तो निम्न जातियों की बालिकाएं दोहरे भेदभाव का सामना करती है। एक और जातिगत असमानता, दूसरी ओर लैंगिक भेदभाव। उन्हें शिक्षा तक पहुंचने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्ग और जेंडर की बात करें तो गरीब परिवारों में प्राय बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। आर्थिक संकट की स्थिति में लड़कों की पढ़ाई तो जारी रखते हैं, जबकि लड़कियों को क्या करते हैं, घरेलू कार्यों में बोल देते हैं कि आप ऐसा करो क्योंकि हमारे पास पैसे केवल लड़कों के लिए होते हैं और हमने लगा दिए, इसलिए आप क्या करो, घर का कार्य करो। ये होता है वर्ग और जेंडर के अंदर। फिर आता है धर्म और जेंडर, यानी कुछ धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा पर प्रभुत्व डालती है। परंपरागत सोच के कारण बालिकाओं की शिक्षा सीमित रह जाती है। विद्यालय प्रभाव की बात करें तो इस सामाजिक असमानता का प्रभाव विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति, उपलब्धि और आत्मविश्वास पर पड़ता है। वंचित वर्गों की बालिकाएं अक्सर विद्यालय वातावरण में हीनता का अनुभव करती है। फिर आता है इसका समाधान। तो समाधान बहुत ही आसान है। एक तो समावेशी शिक्षा, छात्रवृत्ति मिलना, संवेदनशील शिक्षक और भेदभाव मुक्त विद्यालय वातावरण इन समस्याओं के कम कर सकते हैं। अतः जेंडर को जाति, वर्ग और धर्म से अलग करके नहीं समझा जा सकता। शिक्षा व्यवस्था को इन अंतर संबंधों को ध्यान में रखकर समतामूलक अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए 8 नंबर कौन सा है कि विद्यालय के भीतर शिक्षक, विद्यार्थी तथा सहपाठी संबंधों का जेंडर दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। तो विद्यालय केवल ज्ञान प्रदान का स्थान नहीं होता, यानी विद्यालय क्या होता है, केवल ज्ञान प्रदान करने का स्थान नहीं है, बल्कि सामाजिक संबंधों का निर्माण करने वाली संस्था होती है। शिक्षक, विद्यार्थी तथा सहपाठी संबंध विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करते हैं। जेंडर के संदर्भ में इन संबंधों का विशेष महत्व माना जाता है। शिक्षक विद्यार्थी संबंध की बात करें, यदि शिक्षक लड़कों को अधिक सक्रिय, बुद्धिमान और नेतृत्वकारी मानते हैं तथा लड़कियों से केवल अनुशासन और शालीनता की अपेक्षा करते हैं तो ये जेंडर असमानता को बढ़ावा देता है। कई बार कक्षा में प्रश्न पूछने, उत्तर देने और गतिविधियों में भाग लेने के अवसर लड़कों को अधिक मिलते हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें सहपाठी संबंध की, तो सहपाठी संबंध, विद्यालय में सहपाठी संबंध सामाजिक व्यवहार सीखने का माध्यम होता है। यदि लड़के और लड़कियां अलग अलग समूह में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह करते हैं और जेंडर दूरी बढ़ती है। कभी कभी उपहास, टिप्पणियां, बहिष्कार जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है। फिर अगला पॉइंट है जेंडर संवेदनशीलता का महत्व। जेंडर संवेदनशीलता का महत्व, यानी यदि विद्यालय में समान अवसर, परस्पर सम्मान और सहयोग की संस्कृति विकसित की जाए तो बालक बालिकाएं समानता के मूल्य सीख जाते हैं। सह शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी यही माना जाता है। फिर इसके अंदर शिक्षा की भूमिका, तो शिक्षकों को सभी विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, समूह कार्य करना चाहिए, संवाद, सहकारी अधिगम और समावेशी गतिविधियों से जेंडर समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर आता है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर प्रभाव, सकारात्मक संबंध, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक समायोजन को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त विपरीत की बात करें तो भेदभावपूर्ण संबंधहीनता, असुरक्षा और सामाजिक दूरी को जन्म देते हैं। अतः विद्यालय के भीतर संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं होते बल्कि सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा माने जाते हैं। जेंडर संवेदनशील संबंध ही समतामूलक शिक्षा का आधार बन सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिविन्यास तथा तृतीय लिंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी प्रासंगिकता का विवेचन भी हमें करना है। आधुनिक समाज में लैंगिकता की समझ केवल स्त्री और पुरुष तक सीमित नहीं रहेगी। व्यक्ति की पहचान, उसकी आत्मानुभूति, सामाजिक भूमिका तथा भावनात्मक आकर्षण के माध्यम से आयाम होते हैं। इसी संदर्भ में लैंगिक पहचान और लैंगिक अभिविन्यास तथा तृतीय लिंग की अवधारणाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। लैंगिक पहचान कैसे करें, तो लैंगिक पहचान से उस आंतरिक अनुभूति से है जिसके आधार पर व्यक्ति स्वयं को पुरुष कहता है और महिला, दोनों में से कोई भी अंतर इनमें से कोई नहीं होता है तथा किसी अन्य रूप में अनुभव करता है। वे व्यक्ति की आत्मा बोधता का पहचान है। अनेक प्रकार के व्यक्ति लैंगिक जैविक संरचना और अनुरूप, यानी क्या होता है, लैंगिक पहचान साक्षी क्या है, यानी खुद को पता लगे कि हाँ मैं पुरुष हूँ और किसी को लगे कि हाँ मैं महिला हूँ, तो वह खुद की जो आत्मानुभूति होने वही क्या होता है, लैंगिक होता है। क्या होता है, लैंगिक होता है, लैंगिक जेंडर होता है वो, ठीक है। फिर उसकी जो मानसिक स्थिति होती है ना, वो एक दूसरे से भिन्न भी हो सकती है। अलग अलग सोच आ सकती है, अलग अलग थॉट आ सकते हैं, वैसे को जो विचारक होते हैं वो होते हैं, ठीक है। फिर लैंगिक अभिविन्यास क्या होता है, तो लैंगिक अभिविन्यास का अर्थ है व्यक्ति का भावनात्मक, मानसिक अथवा आकर्षण संबंधी झुकाव। ये आकर्षण विपरीत लिंग के अंदर होता है, यानी लड़कों का लड़कियों के प्रति होता है और लड़कियों का लड़कों के प्रति होता है। आकर्षण विपरीत लिंग, समान लिंग अथवा किसी भी लिंग के प्रति हो सकता है। वह किसी व्यक्ति के निजी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है
और इसे सम्मानजनक पूर्ण समझना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा किशोर अवस्था के अंदर विपरीत लिंग के अंदर ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, विपरीत लिंग के अंदर क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, फिर आता है तृतीय लिंग की अवधारणा। तृतीय लिंग की अवधारणा यानी तृतीय लिंग उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो पारंपरिक स्त्री पुरुष वर्गीकरण में पूर्णतः समाहित नहीं होते। भारतीय समाज में ऐसे समुदायों की ऐतिहासिक उपस्थिति रही है, किंतु लंबे समय तक उन्हें सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार का सामना करना पड़ा। वर्तमान समय में इन्हें विधिक एवं सामाजिक पहचान प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिकता की बात करें तो विद्यालय सामाजिक चेतना का निर्माण करता है। यदि विद्यालय में केवल द्विलिंगी दृष्टिकोण को मान्यता दी जाए तो अनेक विद्यार्थी उपेक्षा और असुरक्षा का अनुभव करते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में यह आवश्यक है कि सभी विद्यार्थियों को समान सुरक्षा और समान अवसर मिले और पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण पद्धतियों और विद्यालय वातावरण में विधिक लैंगिक पहचानों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। शिक्षकों को पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि कोई भी विद्यार्थी अपमान, उपहास और बहिष्कार का अनुभव न कर सके। अतः लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिविन्यास और तृतीय लिंगी समझ आधुनिक शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है। समतामूलक, मानवीय और लोकतांत्रिक समाज के लिए शिक्षा में इन अवधारणाओं का समावेश अत्यंत आवश्यक माना गया। विद्यार्थियों, अगला आपके लिए क्वेश्चन है 10 नंबर। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए। इनके निवारण में सामाजिक और संस्थागत उपायों का उल्लेख कीजिए। विद्यार्थियों, तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भारतीय समाज की गंभीर सामाजिक समस्या है। हिंसा केवल शारीरिक आक्रमण तक सीमित नहीं होती, बल्कि मानसिक हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है, आर्थिक और यौन शोषण के अंतर्गत भी हो सकती है। यह समस्या परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल तथा सामाजिक सार्वजनिक जीवन सभी क्षेत्रों में दिखाई देती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख रूप होते हैं। पहला आता है शारीरिक हिंसा, जिसके अंदर आपको मारपीट, चोट पहुंचाना, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। अगर बात करें मानसिक और भावनात्मक हिंसा, अपमानित करना, धमकी देना, स्वतंत्रता सीमित करना, चरित्र पर क्या देना, संदेह करना और सामाजिक रूप से दबाव बनाना, ये सब क्या होते हैं, मानसिक हिंसा के अंदर आते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आर्थिक हिंसा, जिसके अंदर महिलाओं को आर्थिक संसाधनों, संपत्ति, आय अथवा रोजगार के अवसरों से वंचित करना आर्थिक शोषण होता है। चौथा पॉइंट है यौन उत्पीड़न, यानी अश्लील टिप्पणी करना, गलत गाली देना, अनुचित स्पर्श करना, गलत तरह से छूना, दबावपूर्ण संबंध बनाना या गैर कानूनी या इलीगल तरीके से कार्य उत्पीड़न करना या सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़ इसके अंदर यौन उत्पीड़न के अंदर आते हैं। ऐसा कानून भी बना हुआ है और गलत किसी के साथ करना ये सब कानून के खिलाफ क्या होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। फिर विद्यार्थियों, इसके अगर कारण की बात करें तो पितृसत्तात्मक सोच, स्त्री को निम्न मानने की मानसिकता, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक मौन तथा कानूनी जानकारी का अभाव इसके प्रमुख कारण होते हैं। शिक्षा और समाज का प्रभाव की बात करें तो हिंसा महिलाओं के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करती है। अनेक बालिकाएं असुरक्षा के कारण विद्यालय छोड़ देती है, जिससे समाज का समग्र विकास बाधित होता है। सामाजिक उपाय की बात करें तो परिवार और समाज में समानता आधारित दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। बाल्यावस्था से ही बालक बालिकाओं में परस्पर समान संवेदनशीलता और समान अधिकारों की भावना विकसित की जानी चाहिए। जन जागरण, महिला शिक्षा तथा सामाजिक समर्थन समूह भी प्रभावी इसका उपाय माना गया है। फिर आता है संस्थागत उपाय। संस्थागत उपाय के अंदर आपको क्या ध्यान करना है, एक तो विद्यालय, महाविद्यालयों, कार्यस्थल पर शिकायत निवारण समितियां, लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम तथा सुरक्षित वातावरण आवश्यक है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानून, हेल्पलाइन तथा आयोग, महिला आयोग जैसी संस्थाएं कार्य करती है। अतः महिलाओं के विरुद्ध हिंसा केवल व्यक्तिगत संस्था नहीं है, समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का प्रश्न है। शिक्षा, जागरूकता, संवेदनशील सामाजिक वातावरण तथा प्रभावी संस्थागत स्तर के माध्यम से इसी समस्या का समाधान असंभव माना गया। विद्यार्थियों, फिर ये आपके लिए अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया जेंडर से क्या आशय, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ लगभग आपके 80 से 90% पेपर में आ जाएंगे। परिभाषा देख लेना, पीडीएफ में पढ़ लेना अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, तो आप इसको प्रश्न को अच्छे से देख सकते हैं। सेक्स जैविक अवधारणा है जो शरीर की प्राकृतिक संरचना, हार्मोन तथा प्रजनन संबंधित विशेषताओं पर आधारित होती है, जबकि स्त्री पुरुष के निर्धारित भूमिकाओं या व्यक्त करते हैं व्यवहार को। ठीक है, जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया है। पितृसत्ता क्या है, तो पितृसत्ता ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो परिवार, संपत्ति, निर्णय, अधिकार या विशेषताएं हाथों में केंद्रित होती है। गौण भूमिका होती है महिलाओं की। जेंडर पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है बीएड के एग्जाम में। रूढ़िवादी धारणाएं भी आ सकती है। इसके साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक समस्या क्यों है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे।
आप इस प्रश्नों को पढ़े अच्छे से। साथ साथ शिक्षा का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, महिला शिक्षा में अवसर, समान अवसर क्या है, ड्रॉप आउट क्या है, ड्रॉप आउट को थोड़ा देख लीजिए। ड्रॉप आउट क्या है, तो ड्रॉप आउट विद्यालय त्याग दर या ड्रॉप आउट दर से आशय उन विद्यार्थियों की संख्या से है जो निर्धारित स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ देते हैं। बालिकाओं में गरीबी, घरेलू कार्य, बाल विवाह, सुरक्षा की कमी और सामाजिक पूर्वाग्रह इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। ये शिक्षा में असमानता का संकेत होता है। फिर अगला क्वेश्चन, जेंडर समानता का अधिकार क्या है। जेंडर समानता सामाजिक परिवर्तन का साधन, बालिका विद्यालय में असहज क्यों अनुभव करती है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखकर उत्तर दे सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बड़े वाले क्वेश्चन भी कुछ कराऊंगा। छिपे पाठ्यक्रम मैंने बता दिया आपको, जेंडर, ये सब आपको क्वेश्चन इतने बड़े देखने को मिलने वाले। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरात्मक जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं आपके। सारे तो देखो एक क्लास के अंदर नहीं करवा सकता, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस आपको समझना है, पूरी क्लास देखें आप अच्छे से, ताकि आपको एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो सके। जेंडर, सेक्स, लैंगिकता, पितृसत्ता, पुरुषत्व, नारीवाद की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए बताइए कि भारतीय समाज में जेंडर की सामाजिक निर्मित किस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ डाल दिया। तो मनुष्य समाज में स्त्री और पुरुष के बीच दिखाई देने वाला अंतर केवल जैविक और प्राकृतिक नहीं होता, बल्कि उसका एक बड़ा भाग सामाजिक रूप से निर्मित होता है। जन्म के समय व्यक्ति का जैविक लिंग निर्धारित किया जाता है, परंतु समाज उसके अनुरूप व्यवहार, भूमिका, उत्तरदायित्व, अधिकार और अपेक्षा निर्मित करता है। यही प्रक्रिया जेंडर की सामाजिक निर्मित कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान ने तो क्या किया, महिला को महिला बने, उसका लिंग अलग दे दिया और पुरुष का लिंग अलग दे दिया, लेकिन इस समाज ने क्या कर दिया, अलग अलग कार्य बांट दिए। नहीं नहीं, महिलाओं के ये कार्य होंगे, महिलाओं को ये कार्य करने होंगे, पुरुष का ये कार्य है, पुरुष बलवान होते हैं, महिला खड़ी नहीं रह सकती बस में, पुरुष खड़े रह सकते हैं। ये सब क्या जो धारणाएं होती है ना, वो सब हमें समाज ने दिए। बल्कि भगवान ने तो क्या किया था, केवल लिंग निर्धारण किया था, बाकी समाज ने क्या कर दिया, उसका लैंगिक भेदभाव कर दिया, लैंगिक असमानता बना दी। इसको अपने को समझना है। ठीक है, फिर मानव समाज में स्त्री और पुरुष के मध्य जो भूमिकात्मक अंतर दिखाई देता है वह पूर्णतः प्राकृतिक नहीं है। जैविक भिन्नता सीमित होती है, परंतु समाज उस भिन्नता के आधार पर व्यापक सामाजिक विभाजन तैयार करने आ रहे हैं। कौन काम करेगा, कौन बाहर कार्य करेगा, किससे नेतृत्व का अवसर मिलेगा, कौन निर्णय लेगा, कौन विनम्र रहेगा, और ये सब सामाजिक अपेक्षा होती है। यही कारण है कि जेंडर को सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्माण मान लिया जाता है। फिर आती है जेंडर की अवधारणा। जेंडर से आशय स्त्री और पुरुष के प्रति समाज और निर्मित भूमिकाओं, व्यवहारों, अपेक्षाओं, उत्तरदायित्व से। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये हमने देख लिया कि एक तो जेंडर जन्मजात नहीं होता, और बल्कि समाज व्यक्ति को सिखाता है उससे कैसे व्यवहार करना होता है। दूसरी विशेषता परिवर्तनशीलता, तीसरी मानदंडों पर आधारित, चौथा शक्ति संबंधों से जुड़ा हुआ। उदाहरण के रूप में देखें तो भारतीय समाज में लड़कियों से शालीनता, विनम्रता और घरेलू व्यवस्था की उपेक्षा की जाती है, जबकि लड़कों से साहस, नेतृत्व और आर्थिक जिम्मेदारी की। सेक्स की अवधारणा क्या है, अभी मैंने आपको समझाया। सेक्स का अर्थ व्यक्ति की जैविक संरचना से है, यानी जन्म के समय में शरीर की बनावट, प्रजनन अंग, हार्मोन और गुणसूत्रों के आधार पर व्यक्ति को स्त्री या पुरुष के रूप में पहचाना जाता है। सेक्स की विशेषता क्या होती है, ये प्राकृतिक और जैविक होता है, ये जन्म से निर्धारित होता है, उसका संबंध शारीरिक संरचना से होता है, न कि सामाजिक संरचना से। ये केवल क्या होता है, सामाजिक संरचना नहीं होती बल्कि शारीरिक संरचना होती है। इस प्रकार सेक्स प्राकृतिक है जबकि जेंडर सामाजिक होता है। ये दूसरा अंतर होगा। तीसरा होता है लैंगिकता की अवधारणा। तो लैंगिकता व्यक्ति के भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव से संबंधित व्यापक अवधारणा है। यह केवल यौन व्यवहार तक सीमित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है, दूसरों के प्रति उसका आकर्षण कहता है, वे अपने शरीर और संबंधों को किस प्रकार समझता है, इस सबका समावेश लैंगिकता से है। आत्मपंथ पहचान, सामाजिक अभिव्यक्ति, भावनात्मक समझ, इसके अंदर स्नेह आ गया, आत्मीयता आ गई, सांस्कृतिक नियंत्रण हो गया, समाज तय करता है कि कौन सी लैंगिक अभिव्यक्ति स्वीकार्य होगी। ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर आती है पितृसत्ता की अवधारणा, यानी पितृसत्ता वह सामाजिक अवस्था है जिसमें पुरुषों को परिवार, संपत्ति, निर्णय, सामाजिक प्रतिष्ठा, सार्वजनिक जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। इसमें महिलाओं की भूमिका प्राय अधीनस्थ होती है, इसके पुरुष प्रधान होता है, संपत्ति पर नियंत्रण होता है और सामाजिक नियंत्रण होता है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक वैधता, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, फिर पुरुष तत्व की अवधारणा। तो पुरुष तत्व से आशय उन गुणों, व्यवहारों और सामाजिक अपेक्षाओं से जिन्हें समाज पुरुषों से जोड़ता है। साहस, शक्ति, कठोरता, नेतृत्व, आर्थिक जिम्मेदारी, भावनात्मक नियंत्रण, ये सब देखने को मिलता है।
फिर नारीवाद की अवधारणा। नारीवाद वह विचारधारा जो स्त्री और पुरुष के बीच समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समान की वकालत करती है। इसका उद्देश्य पुरुष विरोध नहीं बल्कि लैंगिक असमानता का विरोध करना होता है। नारीवाद के उद्देश्य क्या है? तो एक तो समान अधिकार होना, सामाजिक न्याय मिलना, आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना, पितृसत्ता की आलोचना करना। यानी भारतीय समाज में नारीवाद ने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, संपत्ति अधिकार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर भूमिका, रूढ़िवादी धारणाओं का अर्थ स्पष्ट करो, इसके कारणों, बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचना तो विवरण कीजिए। तो समाज में स्त्री और पुरुष के बीच दिखाई देने वाला अंतर केवल जैविक अंतर नहीं होता बल्कि उसका एक बड़ा भाग सामाजिक रूप से निर्मित होता है। समाज जन्म के साथ ही बालक और बालिका के लिए अलग अलग अपेक्षाएं, भूमिकाएं, व्यवहार और साथ ही जीवन पथ निर्धारित कर देता है। इसी प्रक्रिया में जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर भूमिका तथा रूढ़िबद्ध धारणाएं विकसित होती है। ये केवल सामाजिक विचार नहीं होता बल्कि शिक्षा, व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास, अवसरों की उपलब्धता, जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली सामाजिक संरचनाएं। बालक और बालिकाएं इन्हीं के प्रभाव में अपनी क्षमताओं, सीमाओं, सामाजिक पहचान को समझने लगते हैं। फिर मानव समाज ने प्रारंभ से ही कार्य विभाजन और सामाजिक भूमिकाएं रही है, परंतु समय के साथ ये विभाजन कई बार असमानता का रूप ले लेता है। लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विनम्र रहे, शांत, भावुक और घरेलू कार्य में दक्ष हो, जबकि लड़कों से अपेक्षा की जाती है कि वे साहसी, तार्किक, नेतृत्वकारी और आर्थिक रूप से सक्षम हो। वे अपेक्षाएं प्राकृतिक नहीं होती बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित मानी जाती है। जेंडर पूर्वाग्रह क्या होता है विद्यार्थियों? तो जेंडर पूर्वाग्रह को समझना है कि जेंडर पूर्वाग्रह से आशय स्त्री और पुरुष के प्रति पूर्व निर्धारित पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से, जिसमें किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर नहीं बल्कि उसके लिंग के आधार पर किया जाता है। जेंडर पूर्वाग्रह की प्रकृति कैसी होती है? तो ये पक्षपातपूर्ण सोच पर आधारित होता है। ये मान लेता है कि स्त्री और पुरुष की क्षमताएं निश्चित और अलग अलग है। ये समान अवसरों को बाधित करता है। उदाहरण के रूप में, लड़कियां विज्ञान या गणित में कमजोर होती है, लड़के घरेलू कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते। नेतृत्व तो पुरुष का स्वाभाविक गुण है। बालिकाओं की शिक्षा उतनी आवश्यक नहीं जितनी बालकों की होती है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एक काम कर दो, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए क्लास को और कमेंट कर दीजिए कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, आपकी कौन सी क्लास है, या आप किस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से या अन्य विश्वविद्यालय से क्लास को देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन विद्यार्थी कहाँ से देख रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुँच सके, ताकि और भी क्लासेज आपके लिए बना सके, ताकि आपकी मेहनत, हमारा प्रयास और आपकी सफलता एक गुण हो सके। अगला टॉपिक है जेंडर भूमिका का अर्थ क्या है? तो जेंडर भूमिका में आशय उन सामाजिक भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों और व्यवहारों से है जिन्हें समाज स्त्री और पुरुषों के लिए उपयुक्त मानता है। जेंडर भूमिका की विशेषताएं, सामाजिक निर्धारण, यानी समाज ये तय करता है कि कौन सा कार्य स्त्री के लिए और कौन सा पुरुष के लिए। फिर है व्यवहार नियंत्रण, यानी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करे। परिवर्तनशीलता, जेंडर भूमिकाएं समय और संस्कृति के अनुसार बदलते हैं। स्त्री गृह कार्य करेगी, पालन पोषण करेगी, सेवा करेगी, पुरुष कमाना करेगा, निर्णय करेगा, सुरक्षा देगा। ठीक है, रूढ़िवाद धारणाएं हमने देखी, यानी जो सामान्यकृत है, प्राय अंतर्जनित मान्यता होती है जो किसी समूह के बारे में बना लेती जाती है, यानी गलत धारणा। जैसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके कुछ कार्यों से या उन कार्यों से गलत रास्तों पर चले जाते हैं, उनके बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता है। ऐसी धारणाएं भी रूढ़िवादी धारणाओं के अंदर आती है। महिलाएं भावुक होती है, पुरुष कठोर होते हैं, तर्कशील होते हैं, महिलाएं नेतृत्व नहीं कर सकती, पुरुष रोते नहीं, ये सब होता है। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन की जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, विकलांगता तथा जातिता के संदर्भ में जेंडर असमानता का विश्लेषण कीजिए। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक समस्या के कारण एवं निवारण भी स्पष्ट कीजिए। तो जेंडर असमानता केवल स्त्री और पुरुष के बीच अवसरों की असमानता का प्रश्न नहीं है। ये मैं आपको क्वेश्चन है ना बीच में से कटवा रहा हूँ, यानी आपको केवल मेन मुख्य भाग समझा रहा हूँ, क्योंकि क्लास के अंदर पूरी चीजें समझ आई नहीं जा सकती है। क्लास के अंदर वो आप बीएड कर रहे हो, सबको पता है विद्यार्थियों को कि आपको क्वेश्चन है इसके अंदर बड़े बड़े दे रखे हैं, आपने संख्या देख रही होगी। यानी अभी हम 30 पेज के अंदर चल रहे हैं और पीडीएफ के अंदर लगभग 100 पेज है, तो 100 पेज में से आपको परीक्षा के अंदर 80% देखने को मिलने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूँ पीडीएफ लेकर पढ़े अच्छे से, ताकि आपको एक एक पॉइंट याद हो सके और आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ सके, आपका विकास भी हो। क्योंकि बीएड का उद्देश्य क्या होता है? आपका मानसिक विकास होना, आपके लिए हर वो शब्द पढ़ना, ताकि आपको आगे शिक्षक बनने के अंदर अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। तो असमानता का प्रश्न नहीं होता, बल्कि ये समाज की अनेक संरचनाओं से गहराई जुड़ी होती है। किसी महिला की सामाजिक स्थिति केवल उसके स्त्री होने से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसकी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, विकलांगता और जातीय पहचान भी उसके जीवन अनुभव को प्रभावित करती है। इसलिए जेंडर असमानता को समझने के लिए इन सभी सामाजिक आयामों का संयुक्त अध्ययन आवश्यक होता है। आपको
एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे पास पूरे सब्जेक्ट 7 से 8 पेपर होते हैं, आपके सारे पेपर का तैयार किया हुआ है, इसलिए आप मैसेज करें हमें। जाति के संदर्भ में जेंडर असमानता, तो भारतीय समाज में जाति एक अत्यंत प्रभावशाली सामाजिक संस्था रही है। जाति व्यवस्था ने केवल सामाजिक स्तर पर निर्धारित नहीं किया, बल्कि स्त्री की भूमिका, स्वतंत्रता, विवाह, शिक्षा और सम्मान को भी नियंत्रित किया है, समाज को भी। और उच्च जातियों ने स्त्रियों पर पारंपरिक मर्यादाओं, सुचिता, पर्दा प्रथा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक सम्मान को दबाव दिया है, और वहां स्त्री के आचरण को परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी शिक्षा, स्वतंत्र आवाजाही और व्यक्तिगत निर्माण की सीमित हो जाती है। निम्न जातियों और दलित समुदायों की परीक्षाओं के लिए महिलाओं की स्थिति अधिक जटिल है, उन्हें दोहरे शोषण का सामना करना पड़ता है विद्यार्थियों। एक और जातिगत भेदभाव, दूसरी ओर लैंगिक भेदभाव, दलित महिलाएं आर्थिक शोषण, सामाजिक अपमान और कई बार यौन हिंसा का अधिक सामना करती है। फिर है वर्ग के संदर्भ में जेंडर असमानता, तो वर्ग का संबंध व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, आय, संपत्ति और जीवन पर से होता है। जेंडर असमानता का वर्ग से गहरा संबंध है, क्योंकि आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता स्त्री के जीवन के अवसरों को सीधे प्रभावित करती है। उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक अवसर अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं, फिर भी वहां की पितृसत्ता के सूक्ष्म रूप मौजूद हो जाते हैं विद्यार्थियों। फिर आता है इसके अंदर धर्म के संदर्भ में जेंडर असमानता। धर्म समाज के नैतिक मूल्यों, सामाजिक मान्यताओं और जीवन पद्धति को प्रभावित करता है। भारतीय समाज में विभिन्न धार्मिक परंपराओं ने स्त्री की भूमिका के संदर्भ में अनेक मानदंड अलग अलग अपनाए। जैसे अगर बात करें मुस्लिम धर्म के अंदर, तो वहां पर बोलते हैं कि महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ेगा या हिजाब पहनना पड़ेगा। वैसे ही अगर हिंदू धर्म के अंदर कुछ अलग मान्यताएं हैं, या जो उनके संस्कार होते हैं, जैसे मंगलसूत्र हो गया, मांग लगाना, या उनके जो पर्दा प्रथा है, घूंघट रखना, ऐसे ऐसे अलग अलग समुदाय के अंदर क्या होते हैं, अपनी अपनी धारणाएं होती है, उनकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है, अलग अलग सोच होती है, ठीक है। वैसे महिलाओं के अंदर भी अलग अलग कार्य होते हैं। फिर स्त्री को त्याग, सेवा, मर्यादा, सहनशीलता का प्रतीक माना गया है, और ये दृष्टिकोण अपने आप में सम्मानजनक प्रतीक होता है, परंतु व्यवहार में कई बार ये दृष्टिकोण महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करता है। यानी अगर बात करें, अगर हम पर्दा प्रथा, हिजाब, मंगलसूत्र, मांग लगाना या दूसरी जो चीज़ें होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो एक प्रतीक के रूप में होती है। ये विवाहित महिला है, या इसका इस धर्म से संबंध है, या ये इस धर्म की सिख महिला की है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है, कहीं ना कहीं जो महिलाएं सब कुछ त्याग करके एक अलग लेवल पर जाना चाहती है, उनको ये क्या लगता है, अलग कार्य लगता है या सम्मानजनक नहीं लगता, स्वतंत्रता को बाधित करती है। कुछ धार्मिक व्याख्यानों के आधार पर महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति, विवाह निर्णय, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी और स्वतंत्र गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आप भी अपनी धारणा दीजिए, क्या महिलाओं को स्वतंत्रता के अवसर मिलने चाहिए? और आपको अगर लगता है कि सर हमारा ये विचार है कि हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए या हमें ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, महिलाएं जो भी वीडियो देख रही है, लड़कियां जो भी वीडियो देख रही है, अपने विचार इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपको एक एक जवाब का रिप्लाई मिल सके। इसमें अगला पॉइंट है कि कन्या भ्रूण हत्या कारण क्या है। तो कन्या भ्रूण हत्या अमानवीय सामाजिक प्रवृत्ति है, जिसमें गर्भ में ही कन्या होने की संभावना के कारण भ्रूण का क्या कर देते हैं, अवैध रूप से नष्ट कर देते हैं, उसको मरवा दे देता है। प्रमुख कारण एक तो पुत्र प्रधान मानसिकता, यानी समाज के अंदर ऐसी धारणा बनी हुई थे कि पुत्र वंश को चलाने वाला है, परिवार का सहारा है, धार्मिक कर्मों का अधिकारी होता है, इसलिए क्या करते हैं, हमें तो बेटा चाहिए। और कुछ जो पुरानी महिलाएं होती है, पुराने लोग होते हैं, या जो भी कुछ भी मान लीजिए आप, वो क्या करते हैं, पुरुष प्रधान या पुत्र प्रधान मानते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, मरवा देते हैं। दूसरा दहेज प्रथा, बालिका को आर्थिक बोझ समझा जाता है। अगर वो सोच लेते हैं परिवार के अंदर आर्थिक स्थिति कमजोर है किसी घर की, तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर लड़की हो गई तो इसकी शादी करनी पड़ेगी, और शादी के लिए हमें दहेज देना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए अगर लड़का होगा तो सही रहेगा, इसलिए भी लड़के को क्या कर देते हैं, लड़की को कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। तीसरा सामाजिक सुरक्षा, अगर किसी के अंदर ये हो गया, परिवार की चिंता हो गई, बे हो गया, पढ़ाई लिखाई के अंदर हो गया, या कहीं जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वे सब सारी चिंताएं, आर्थिक कारण मान लीजिए, तकनीकी दुरुपयोग मान लीजिए, या जो भी आप कारण मान लीजिए, वो सब क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या के कारण माने जाते हैं। आप उनको विस्तार से लिख कर आइए, ताकि आपको सोच को विकसित हो। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, लेकिन लिखना आपको अपने हिसाब से। आप चाहे कभी भी कोई चीज़ करिए, बीएड कीजिए, एमए कीजिए, बीए कीजिए, लेकिन आप जितना अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से लिखेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा विकास होगा, आपका ज़्यादा नंबर अच्छा आएगा। आपके लिए एक वीडियो लगा रखा है कि आपको पेपर में कैसा लिखना चाहिए ताकि नंबर अच्छे आए। आपके लिए इसी चैनल पर आपको एक वीडियो लगा रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम,
तो लिंगानुपात में असंतुलन, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि, विवाह संबंधी सामाजिक संकट, स्त्री के मानवीय सम्मान का ह्रास होना, समाज में असंतुलित जनसंख्या संरचना आना। ठीक है, ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका का विवेचन करो, विद्यालय संस्कृति और समाज में महिला सहभागिता के महत्व का विश्लेषण करो। तो किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन और राजनीतिक स्थिरता से नहीं मापी जाती, बल्कि उस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की समान एवं सक्रिय भागीदारी से उसका वास्तविक स्वरूप निर्धारित होता है। महिलाएं समाज की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, अतः उसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना अधूरी होती है। राष्ट्र केवल भौतिक संरचना नहीं होता, बल्कि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिक दृष्टिकोण, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर राष्ट्र निर्माण भूमिका तो पहला आता है परिवार निर्माण और सामाजिक संस्कारों की बात होती है। सही बात है, बिल्कुल। दूसरा बढ़ गया है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। कैसे? तो आपने देखा होगा कि आज सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ा रही है, कलेक्टर है तो भी महिलाएं हैं, आज मुख्यमंत्री है तो भी महिलाएं, आज राष्ट्रपति है तो भी महिलाएं। तो अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रही है? राष्ट्र का नेतृत्व कर रही है। आर्थिक विकास में भी आपने देखा होगा हस्तशिल्प के अंदर लघु उद्योग, सरका कातना, या आप टेक्नोलॉजी के अंदर देखेंगे तो आप कंपनियों में जाएंगे तो आज आपको 70% तक महिलाएं मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि हर चीज़ों में क्या होती है, वो निपुण होती है। फिर सामाजिक सुधार और परिवर्तन की साख है, और राजनीतिक और लोकतांत्रिक भागीदारी मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग क्षेत्रों में मंत्री बनी हुई, अलग अलग क्षेत्रों में विकासशील मुख्यमंत्री भी बन जाती है। फिर सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन, विद्यालय संस्कृति में महिला सशक्तिकरण का महत्व, तो पहला सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण का निर्माण होना, यानी दूसरा पॉइंट है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो अनेक सामाजिक परिस्थितियों में महिला शिक्षकों की उपस्थिति, बालिकाओं की उपस्थिति निरंतरता और विद्यालय के प्रति विश्वास को बढ़ाती है। इसे ड्रॉप आउट का दर कहा जाता है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार, महिला शिक्षा में समान अवसर और स्त्री शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। शिक्षा का अधिकार आपको देख लेना है, बस पीडीएफ लेनी है आपको। कैसे लेनी है? तो मैंने आपको बता दिया कि आप जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप चैनल लिंक, जाइए जल्दी से। आप सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप चैनल लिंक लगा रखा है, वहाँ से सीधा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। कोई भी विद्यार्थी है, किसी भी यूनिवर्सिटी का ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। वहाँ से आपको सीधा नंबर मिल जाएगा, मैसेज कर सकते हैं वहाँ से आप, और जो भी नंबर मिलेंगे बस मेहनत लगी हुई है, उस मेहनत का नाम मात्र शुल्क है। आपको सारे सब्जेक्ट की पीडी मिल जाएगी, चाहे आप बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, बीएड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, या किसी भी देश के किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, आप सब विद्यार्थी पीडीएफ ले सकते हैं और ऑल सब्जेक्ट की ले सकते हैं, या आप कोई भी अन्य कोर्स कर रहे हैं और उनकी भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये बता देता हूँ, कमेंट किया हुआ है, देखो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आप सीधे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको गेस्ट पेपर मिलते हैं, आपको पीडीएफ की अपडेट्स, क्लास की अपडेट्स सारी आपको वहाँ से अपडेट हो जाएगी। तो देखते हैं आज शाम तक कौन कौन विद्यार्थी जुड़ते हैं या इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो सभी विद्यार्थी जरूर देखते रहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी देखो पढ़ के जाना कि बालिका शिक्षा, विद्यालय त्याग दर, ड्रॉप आउट, पूर्णता दर और शिक्षण व्यवसाय के स्त्रीकरण की प्रवृत्ति का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको लास्ट में ये काम करता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ सारे, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन याद कर सके। आपके चाहे मैट्रिल है या आप ये पीडीएफ ले रहे हैं, तो आप सारा उसके अंदर अच्छे से तैयार करके जाइए। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। फिर जेंडर समानता के अधिकारों का विवेचन कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि अधिकार सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कैसे कार्य करता है। तो मानव समाज का स्वस्थ है, न्यायपूर्ण, लोकतंत्री विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस क्लास को हम यहीं तक चलाएंगे, क्योंकि किसी कारणवश इस क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए। जितने क्वेश्चन मैंने लघु उत्तरात्मक करवाए, अति लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक करवाए, आप इस प्रश्नों को अच्छे से याद करें। साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ खरीद ले आप, ताकि आप पूरा सिलेबस उसके अंदर देख सके। सारे सब्जेक्ट की क्लासेज आपको बाकी कुछ लगा रखिए, कुछ और लग जाएगी। बाकी आप क्लासेज देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए और क्लासेज आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। मैं श्याम सुंदर पंचारिया आपके लिए यहाँ से करता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी और आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। तो नंबर आपको दे रखे और क्लास की लिंक भी आपको दे रखी है, बस आप जुड़ते जाइए, क्लास को आगे देखते जाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि सबसे बेस्ट आपका पेपर होने वाला है। इसी के साथ आप जरूर बताएं कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हैं और आपको क्लास कैसी लगी। लाइक जरूर करें, और अगर आपको हाइप का बटन दिख रहा है तो हाइप भी जरूर करना न भूलें।